नमस्कार, आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। हिमाचल में कनेक्टिविटी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को देश की चौथी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन दी। विधानसभा चुनाव से पहले इस ट्रेन को प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा। वंदे भारत ट्रेन अंबाला, चंडीगढ़ और आनंदपुर साहिब स्टेशन पर ठहरेगी। ट्रेन के नई दिल्ली से चलने का समय सुबह 5:50 पर रहेगा और 11:05 पर ये अंदौरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी। चंडीगढ़ से यह अंदौरा रेलवे स्टेशन के लिए सुबह 8:45 बजे पर रवाना होगी। वापसी में इस ट्रेन का अब समय अंदौरा रेलवे स्टेशन से दोपहर 1 बजे चलने का रहेगा और दोपहर करीब 3:25 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को गुजरात के सूरत में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सांसद और गुजरात सरकार के मंत्रीगण और विधायक मौजूद रहे। राजनीतिक, व्यापार अथवा शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में खेल भावना हमें प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक रूप देने में सिखाती है, ताकि हम सदैव दूसरों के साथ लेकर बिना किसी के प्रति मन में द्वेष रखे निरंतर आगे बढ़ते रहें। खेल जगत में देशों की बढ़ते प्रोफाइल का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज भारतीय खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर कई मेडल जीत रहे हैं। उनके श्रेष्ठ प्रयासों से तिरंगे को खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। खेल हमारे सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे शारीरिक बौद्धिक क्षमता के साथ साथ चरित्र का निर्माण होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खेल समेत हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता के विषय में कहा कि आज देश की बेटियां मात्र खेलों में ही नहीं बल्कि समाज के हर क्षेत्र में, शिक्षा में, विज्ञान में, तकनीकी में और भारत का गौरव बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में गुजरात की गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात में आम आदमी पार्टी के निशाने पर लेते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये तेज तर्रार लोगों का समूह है। उनका दिल्ली मॉडल क्या है? अगर वे ईमानदार होते तो आपको उसे देखने के लिए दिल्ली ले जाए। मुझे उन लोगों से डर लगता है जो कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाते हैं। यह लोगों का एहसास है। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में सुनवाई हुई और इस बेंच में शामिल दोनों जजों की राय अलग अलग है। और जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, यानी हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना। हिजाब पर प्रतिबंध मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। इस मामले को 3 जजों की बेंच देख रही है और जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश जारी रहेगा। जल सुराग पर यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर रोजगार और परिवारवाद पर कड़ा प्रहार कर रहे। पीके के निशाने पर तमाम राजनीतिक पार्टियां। चंपारण के पीपरा पंचायत के स्थानीय लोगों से बात करते हुए पीके ने कहा कि राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। देश में अब लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट करेगी वही राजा बनेगा। साथ ही प्रशांत किशोर ने यहाँ के लोगों से बातचीत में कहा कि बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए वोट डालिए, ना कि लालू, नीतीश या मोदी के नाम पर वोट मांगने राजनीतिक दल आएंगे, लेकिन आपको सजग रहना है। अगर खुद नहीं सजग रहेंगे तो आपकी जिंदगी कोई भी बड़ा से बड़ा नेता आपके बच्चों की जिंदगी नहीं बदल सकता। आपको अपने वोट की कीमत समझ में आनी चाहिए। आरजेडी में खींचतान जारी है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। हर वक्त आए कि जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जगदानंद सिंह आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए दिल्ली में गए थे।
इधर जगदानंद सिंह ने कहा कि वे गांव में अपने पर आराम कर रहे थे और जगदानंद सिंह ने कहा कि वे अवकाश पर हैं और आराम कर रहे हैं। अब जब उनसे ये पूछा गया कि वे आरजेडी के दफ्तर में कब से आना शुरू करेंगे तो जगदानंद सिंह ने कहा कि क्या मैं आराम नहीं कर सकता, क्या मैं छुट्टी नहीं ले सकता। साथ ही वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि कहा जा रहा है कि आपने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो जगदा बाबू ने कहा कि उन्हें मीडिया की बातों पर कुछ नहीं कहना है। मतलब जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की खबरों को खंडन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच कर्नाटक हिजाब केस के अब सुनवाई कर रही है और इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का एक विवादित बयान सामने आया। उनका कहना है कि लड़कियों को पर्दे के अंदर रहना जरूरी है। साथ ही शफीकुर रहमान ने बताया कि अगर वह बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हिजाब पर अगर प्रतिबंध लगता है तो इससे मुस्लिम समुदाय को परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। हालांकि उनका मानना है कि पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट न्याय संगत फैसला करेगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक स्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अलग अलग फैसला सुनाया। कर्नाटक के हिजाब विवाद की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच कर रही। वहीं इस पूरे विवाद पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पुरुष अपना मन मजबूत करे और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दे। आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी, परंतु सजा महिलाओं को दी गई। उनको सिर से लेकर पांव तक ढक दिया गया और यह सरासर नाइंसाफी है। पुरुष अपना मन मजबूत करे और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दे। इससे पहले अनिल विज ने कहा था कि हेड्सकार्फ का कोई विरोध नहीं है, लेकिन विद्यालयों और कॉलेजों में पोशाक संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है। ने कहा था कि यदि कोई छात्रा हिजाब पहनना चाहती है तो उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वे स्कूल और कॉलेज जाना चाहती है तो उन्हें उन संस्थानों के पोशाक नियमों का पालन करना चाहिए। अनिल विज ने कहा था कि यदि पोशाक नियमों का कोई पालन नहीं करता तो वह घर में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइसजेट की एक फ्लाइट बुधवार की रात को हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। केबिन और कॉकपिट में धुआं दिखने के बाद ये फैसला लिया गया। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अलर्ट किया, जिसके बाद ग्राउंड स्टाफ को अलर्ट किया गया और सुरक्षित लैंडिंग की गई। अपार्ट लैंडिंग के कारण बुधवार रात करीब 11 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट 9 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। इनमें घरेलू उड़ान, अंतर्राष्ट्रीय और कार्गो फ्लाइट शामिल थी। एक यात्री ने लैंडिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। कैप्चर में लिखा, नागपुर से फ्लाइट में धुआं भरना शुरू हो गया। 20 मिनट तक सभी यात्री डरे सहमे रहे। सौभाग्य की बात यह है कि हम जीवित हैं और सुरक्षित उतर गए। स्पाइसजेट की कई विमानों में उड़ान के दौरान हादसे होने के बाद इस साल 27 जुलाई को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने स्पाइसजेट को आदेश दिया था कि अगले 8 हफ्तों तक अपनी फ्लाइट की सिर्फ 50% फ्लाइट्स पर ऑपरेट करें। ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस दौरान इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता भी बताया था। इससे पहले इलियासी ने कहा था कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर दिए गए बयान पर कायम है, जिससे उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रीय ऋषि और राष्ट्रपिता कहा था। उमेर अहमद इलियासी ने 22 सितंबर को दिल्ली में मोहन भागवत से मुलाकात के बाद यह बयान दिया था। इंदौर में पितृ पर्वत पर पितरेश्वर हनुमान के दर्शन करने ख्यात सिंगर कैलाश खेर पहुंचे और उनकी आगवानी में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही खड़े थे। कार से उतरते ही कैलाश खेर ने विजयवर्गीय से कहा कि उज्जैन की तरह यहां भी लाइव कॉन्सर्ट कराइए। जब कैलाश खेर पितृ पर्वत पर पहुंचे तो उनका स्वागत कैलाश विजयवर्गीय ने किया। विजयवर्गीय ने
उज्जैन में पीएम मोदी के सामने दी गई प्रस्तुति की तारीफ की कैलाश खेर ने कहा कि अपनी रचना, अपनी लिखावट, अपना संगीत, अपना नाच, फिर कैलाश। खेर ने विजयवर्गीय से कहा कि पितृ पर्वत के लिए भी कैलाश लाइव इन कॉन्सर्ट रखा जाए। चर्चा के दौरान कैलाश खेर ने विजयवर्गीय से कहा कि आपने जो ये किया वह भी ऐतिहासिक है, ये भगवान का ही आशीर्वाद है और ये चमत्कार है जिनकी कल हाजिरी लगा कर आए, ये भी तो उन्हीं का रूप है। इस दौरान वे कैलाश विजयवर्गीय का साहिब करके संबोधित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A के केस दर्ज करने पर गंभीर नाराजगी जताई। कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल मामले में 66A को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NGO पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लाइबर्टीज की याचिका पर यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया था कि शीर्ष कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल मामले में IT एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकार 19(1)A के खिलाफ है, जिसके बावजूद पुलिस इसके तहत केस दर्ज कर रही है। 2015 में धारा 66A रद्द हुई थी, तब इसके बाद 11 राज्यों में 229 मामले दर्ज किए गए थे। पिछले कुछ राज्यों में इन्हीं 11 राज्यों में 1307 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें अधिकांश लंबित भी है और वकील संजय पारीक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि बिहार में दर्ज मुकदमे को सही जानकारी नहीं दी है, जबकि 66A में केस दर्ज होने की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के नलवी केस में CCTV भी मिल गई। इनमें आरोपी तांत्रिक महिला के साथ नजर आ रहा था। पुलिस ने बताया कि उसने दोनों महिलाओं को पॉर्न मूवी और रुपयों की लालच में फंसाया था और 11 अक्टूबर को इस मामले का खुलासा भी हुआ था। पुलिस ने बताया कि जिन 2 महिलाओं की बलि चढ़ाई गई थी उन्हें तांत्रिक मोहम्मद शफी हिंद, डॉक्टर भगावल सिंह और उसकी पत्नी लैला तक लेकर आया था। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पद्मा और रोशनी की बलि 27 सितंबर को दी गई थी, लेकिन मामला 11 अक्टूबर को सामने आया था। CCTV फुटेज 26 सितंबर का है, यानी जिस दिन वो लापता हुई थी उसके बाद से उसके घर के आसपास लगे CCTV कैमरे की जांच की गई। वीडियो में पद्मा को एक सफेद स्कॉर्पियो में चढ़ाते हुए बाद में एक सड़क पार करते हुए देखा गया। उसके साथ आरोपी मोहम्मद शफी भी था। 9 अक्टूबर को पुलिस ने सिंह के पड़ोसी जॉर्ज थॉमस के घर में लगे CCTV की जांच की गई। इसमें सफेद स्कॉर्पियो में पद्मा दोनों दिखाई दी, जो डॉक्टर भगावल के घर की ओर जा रहे हैं। कस्टम्स विभाग ने बताया कि सोना तस्करी मामले में 7 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 22 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई और ये यात्री सोने की बेड, स्लाइस और अन्य रूपों से छिपाकर लाए गए थे। मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात सीमा शुल्क विभागों की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। साथ ही टीम ने 11 और 12 अक्टूबर को 4 अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर 15 किलो सोना जब्त किया। इसकी कीमत 7 करोड़ के आसपास की बताई गई। कस्टम्स विभाग ने आज बताया कि सोना तस्करी मामले में 7 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। बेतिया में सुबह एक घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसमें 4 लोगों को गोली लग गई और 2 की हालत गंभीर बताई गई। मामला योगापट्टी थाना क्षेत्र के गोलापट्टी डुमरू पंचायत के अहिरोली गांव का है। गांव वालों ने फायरिंग करने वाले एक युवक को खेत से पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों के मुताबिक फायरिंग करने वाले 2 से 3 लोग थे। घटना सुबह 8:30 बजे की बताई गई। युवक और उसके साथ ही वार्ड सदस्य के घर में घुस गए और गोलियां चलाने लगे, जिसमें वार्ड सदस्य सहित 2 लोग घायल हो गए। इधर ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए फायरिंग कर भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। उधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई।
पुलिस का कहना है कि बेतिया सदर डीएसपी मुकुल परिमल पांडे सहित आधा दर्जन थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गया और अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च अभियान जारी की गई। इस मामले में बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि पारिवारिक विवाद में गोलीबारी खनन माफिया के खिलाफ उत्तराखंड के काशीपुर में दबिश देने पहुंची मुरादाबाद पुलिस पर हमले और महिला की मौत के मामले में पुलिस के क्रॉस फायरिंग के दावों को फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम ने खारिज किया। वहीं मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि उनकी टीम ने फायरिंग नहीं की है, पुलिस वालों को बंधक बनाकर दूसरी तरफ से फायरिंग की गई। डॉक्टर दयाल सरन ने बताया कि जांच के एक तरफा गोली चलने के संकेत मिले, मौके से पुलिस को टोपी बरामद की गई। मौके से फिंगरप्रिंट और बालों की सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। उधर उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने एफएसएल की प्रारंभिक जांच को नकार दिया। राजस्थान में बिजली कटौती की समस्या जल्द खत्म होने वाली है और प्रदेश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। इस एमओयू के तहत कोल इंडिया राजस्थान में 1190 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी। इसमें 5400 करोड़ रुपए का निवेश भी होगा। जयपुर के होटल मैरियट में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, सीएम अशोक गहलोत और एनर्जी मिनिस्टर धवन सिंह भाटी की मौजूदगी में ये एमओयू साइन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10% विदेशी इम्पोर्टेड कोयला खरीदने की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया और कहा कि इसकी काफी आलोचना हुई और इस पर विचार करना चाहिए, जिस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि इसे केंद्र सरकार ने विथड्रॉ कर वापस ले लिया। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप की दौड़ जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात प्रदेश की आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। गोपाल इटालिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राष्ट्रीय आयोग ने गोपाल इटालिया को समन भेजा और जिसके बाद महिला आयोग के इस कदम को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय महिला आयोग चीफ रेखा शर्मा ने आम आदमी पार्टी समर्थकों को जबरन घर में घुसने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। रेखा शर्मा ने आम आदमी पार्टी के समर्थकों से जान को खतरा बताया और कहा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे गेट के पुश करके इल्लीगल अंदर आने की कोशिश की गई। इस बीच गोपाल इटालिया को हिरासत में लिया गया। मनीष सिसोदिया ने गोपाल इटालिया को हिरासत में लिए जाने के लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिन लोगों ने गोपाल इटालिया को हिरासत में लिया है वे केवल इस तरह की राजनीति के बारे में जानते हैं। वे नहीं जानते कि स्कूलों का विकास कैसे किया जाता है। इन 27 वर्षों में वे एक भी स्कूल विकसित करने में विफल रहे। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मामला उचित दिशा निर्देश के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया। हिजाब पर शफीकुर रहमान बर्क के बयान से विवाद पैदा हो गया। बर्क का कहना है कि हिजाब पर पाबंदी नहीं लगती। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि हिजाब हटने से हालत बिगड़ती है और आवारगी बढ़ती है। हिजाब पर बैन लगता है तो न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को भी नुकसान होगा। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन राजा ने शफीकुर रहमान बल्क के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वे देश की लड़कियों को पढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वे तालिबानी समर्थक रहे हैं। दुर्भाग्य से वे संसद के सदस्य हैं और वह इस तरह की भाषा बोलते हैं। 4 सेवानिवृत्त जजों और भारत के एक पूर्व गृह सचिव ने साल 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में सांप्रदायिक दंगों का एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक एक सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम विरोधी नैरेटिव को फैलाया गया जिससे हिंसा भड़क उठी।
रिपोर्ट में कहा गया कि सार्वजनिक विमर्श में नफरत भरे संदेशों का हिंसा से ही सीधा संबंध है। ऐसा लगता है कि नफरत से भरी सामग्री के प्रसार को रोकने या उसे फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संस्थागत इच्छा शक्ति से भरी कमी है। सोशल मीडिया पर खतरनाक सामग्री को कंट्रोल या रेगुलेट करने के साथ ही स्वतंत्र विचारों को जगह देना एक चुनौती है। रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और मीडिया की भूमिका पर भी सख्त से टिप्पणी की गई। इसमें कहा गया कि ऐसा लगता है कि सीएए विरोधी प्रदर्शनी के दौरान हिंसा को भड़काना और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करना कोई मुख्य धारा के अंग्रेजी और हिंदू समाचार चैनलों द्वारा दिखाई जाने वाली खबरों का परिणाम है। पूर्व जजों की इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट का नाम असर्टिंग जस्टिस ए सिटीजन्स कमेटी रिपोर्ट ऑन दी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायलेंस 2020 रखा और इसमें पन्नों की इस रिपोर्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया। इस पहले हिस्से इस बात की जांच की गई कि दंगों से पहले किस तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। लोक भवन में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने धान खरीद का मूल्य के साथ 30 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 2022-23 में धान का क्रय मूल्य 2020 रुपये प्रति क्विंटल तथा 20,060 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से तय किया गया। लखनऊ संभाग के 3 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर तथा बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा तथा झांसी मंडल के आने वाले जनपदों में से अक्टूबर 2022 में से 31 जनवरी 2023 तक धान का क्रय किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केसर प्रसाद मौर्य प्रयागराज प्रवास पर हैं और वह पूरे दिन शहर में रहे और विभिन्न आयोजनों में शामिल भी हुए। कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के घर भी गए और सर्किट हाउस में जन सुनवाई करने के बाद उन्होंने विभागीय अफसरों के साथ विकास कार्यों की भी समीक्षा की। समीक्षा बैठक से उठक बेली अस्पताल में ब्लड बैंक का निरीक्षण भी करने पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिला अधिकारी संजय खन्नी से कहा कि ब्लड बैंकों के आसपास दलालों की सक्रिय होने की सूचना है। डेंगू से बढ़ते प्रकोप और इसमें स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तेज बहादुर संपन्न चिकित्सालय यानी बेली अस्पताल पहुंचे। बेली अस्पताल पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने मरीजों से बातचीत कर सुविधाओं के बारे में जाना और उस समय सभी मरीज मच्छरदानी में थे। कुछ मरीजों की प्लेटलेट और हालत के बारे में उप मुख्यमंत्री ने साथ में मौजूद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शारदा चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नानक सरन और बेली अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर MK अखोरी से पूछा। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पानी की टैंकी पर चढ़कर देश का तिरंगा फहराया। उस दौरान उनके साथ पूर्व CM सिद्धारमैया और DK शिव कुमार भी मौजूद थे। राहुल गांधी चित्रकूट में एक जगह से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने पानी की टंकी में पार्टी का बैनर और झंडा दिखा। वे पानी की टंकी पर चढ़ने लगे, जिसके बाद कई कार्यकर्ता उनके पीछे आए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा कन्नड़ से सेकेंडरी लैंग्वेज समझती है, इसका सम्मान नहीं करना चाहती, लेकिन कांग्रेस के लिए भाषा भी प्राइमरी है। अगर कर्नाटक के लोग कन्नड़ बोलना चाहते हैं, केरल के लोग मलयालम और तमिलनाडु के लोग तमिल बोलना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी फ्रीडम होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया का एक और वीडियो सामने आया। भाजपा नेता अमित मालविया ने ये वीडियो शेयर किया। इटालिया ने इस वीडियो में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी की मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस वीडियो को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इटालिया पर हमला बोला। उन्होंने
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। स्मृति ने ट्वीट कर लिखा कि अरविंद केजरीवाल गटर जैसे मुंह वाले गोपाल इटालिया ने आपके आशीर्वाद से पीएम मोदी की मां हीराबा को गाली दी है और मैं कोई नाराजगी नहीं जताती। मैं यह नहीं दिखाना चाहती कि गुजराती कितने नाराज हैं, लेकिन आप यह जान लें कि जनता ने आपको देख लिया है। आपकी पार्टी को गुजरात चुनाव में नष्ट कर दिया जाएगा। एक हफ्ते के भीतर भाजपा ने इटालिया का तीसरा वीडियो जारी कर हमला बोला। इससे पहले भी वीडियो में गोपाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहने के अलावा कई विवादित बातें भी कही। सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद सुलझाने के लिए 14 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री आमने सामने बैठेंगे। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में ये बैठक करेंगे। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर दोनों राज्यों के सीएम की ये मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। दोनों राज्यों को इस मुद्दे पर 19 जनवरी 2023 को कोर्ट में अपने जवाब दाखिल करने हैं। 28 जुलाई 2020 को कोर्ट ने केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता का आदेश दिया था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये मध्यस्थता की मगर कोई नतीजा नहीं निकला था। इस मुद्दे पर पंजाब का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। SYL को लेकर शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सतलुज यमुना लिंक हरियाणा के पानी पर हरियाणा का हक है और वह इसे लेकर ही रहेगा। हरियाणा के सीएम ने कहा कि इस मुद्दे के लिए एक टाइम लाइन फिक्स होना बेहद जरूरी है। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर 14 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के सीएम की बैठक होगी। चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में मामले के समाधान के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर और सीएम भगवंत मान विचार विमर्श करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि SYL हरियाणा वासियों का हक है और उन्हें पूरी आशा है कि उन्हें उनका ये हक अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी अत्यंत आवश्यक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का नया अध्यक्ष बनने वाला है। सौरव गांगुली का इस पद से हटना तय हुआ। एक इवेंट के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कई संकेत भी दिए। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी खबरें आई थी कि गांगुली BCCI अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते थे, लेकिन बोर्ड के मौजूदा पदाधिकारियों ने इस पर हामी नहीं भरी। बाद में उन्हें IPL चेयरमैन के पद की भी पेशकश की गई, लेकिन गांगुली ने यह कहकर ठुकरा दिया कि बोर्ड के शीर्ष पद पर रहने के बाद वह इसके सब कमेटी के हेड के तौर पर नहीं काम करना चाहते। एक इवेंट में गांगुली ने कहा कि वह लंबे समय से प्रशासक रहे हैं और वह कुछ और करना चाहते हैं। गांगुली ने कहा कि मैं एक प्रशासक रहा हूं और मैं कुछ और भी काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। आप जीवन में चाहे जो कुछ भी करते हैं, लेकिन जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो वह सबसे अच्छा दिन होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC से अंधेरी उपचुनाव के लिए ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार करने को कहा। इसे उद्धव गुट के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। उम्मीदवार के ऐलान के बाद उन्होंने BMC को अपना इस्तीफा सौंप दिया और वह अब स्वीकृत नहीं हो रहा है। इस बीच उन्होंने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करके मुंबई नगर निकाय और उनका इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। ऋतुजा ने अपनी याचिका में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निकाय उनका इस्तीफा स्वीकार करने में देरी कर रहा है ताकि वह 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मैदान में नहीं उतर सके। शिवसेना विधायक और ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन याचिका में बताया गया कि ऋतुजा लटके 2006 में BMC में कार्यरत हैं और वह उपचुनाव लड़ना चाहती हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को इस आरोप पर स्पष्टीकरण देना पड़ा कि वे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। विक्रमसिंघे को कि यूनाइटेड नेशनल पार्टी का एक अधिकारी ने सार्वजनिक बयान जारी कर इसका खंडन किया है कि विक्रमसिंघे पूर्व राष्ट्रपति को आरक्षण दे रहे हैं।
इसके पहले राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पोडुजाना पेरमुना और ने एक सार्वजनिक रैली आयोजित की थी। उनकी इस वक्ताओं के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने भी संबोधित किया। यूएन के महासचिव ललिता रानी वडेरा के इस मामले में राष्ट्रपति विक्रम सांघवी को लपेटे जाने की कड़ी आलोचना। हाल ही में कई विपक्षी नेताओं ने ये कहा था कि विक्रमसिंघे को राजपक्षे परिवार ने कैद कर रखा है। जन विद्रोह के बाद गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया था। उसके बाद श्रीलंका की संसद में विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति सरकारी लेटर पैड और मोहर का गलत इस्तेमाल कर वैमनस्यता फैलाने और अपमानित करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसडीजेएम अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने सपा नेता आजम खान पर आरोप तय कर दिया। इसके पहले मामले को सुनवाई के समय आजम खान कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया और इस पर आजम खान ने आरोपों से इनकार करते हुए मामले का विचार करने की मांग की। गौरतलब है कि मामले में वादी अलामा जमील नकवी ने फरवरी 2019 को हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि घटना 2014 से संबंधित है, लेकिन तत्कालीन सरकार के प्रभाव के चलते उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही। गुजरात में अंधविश्वास के चलते बेटी की हत्या का मामला सामने आया। पिता और ताऊ को शक था कि लड़की को भूत लगे हैं और ऐसे में लड़की को गन्ने के खेत में बांध कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक धैर्या की उम्र 14 साल थी। वह 9वीं क्लास में पढ़ती थी और करीब 1 साल से अपने ताऊ दिव्य पखवाड़ी के घर पर धावा गांव में रह रही थी। ताऊ उसकी तंत्र मंत्र में भरोसा करते थे। उसी में 1 अक्टूबर को सूरत में रहने वाले अपने भाई यानी धैर्य के पिता भवेश को फोन पर लगाकर बताया कि आपकी बेटी को भूत लगे हैं। अक्टूबर को दिलीप और भावेश धैर्या को लेकर गांव के गन्ने के खेत में गए और वहां उसे बांध दिया। 2 दिन बाद फिर दोनों भाई खेत में पहुंचे और धैर्य के साथ मारपीट की। इस बार धैर्य बेसुध हो गई और दोनों भाई उसे उसी हालत में छोड़कर घर आ गए। रायगढ़ में आयोजित छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक के तहत कबड्डी प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की मौत हो गई। खेलते पटखनी देने के दौरान वह सिर के बल गिर गया और फिर उठा ही नहीं। इलाज के लिए उसे रायगढ़ ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक युवक का नाम खंडाराम मालाकार 35 वर्ष का बताया जा रहा है। कबड्डी मैच में घायल होने के बाद साथी खिलाड़ियों ने खंडाराम मालाकर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। इधर मौके पर कोई मेडिकल टीम भी उपलब्ध नहीं थी। यहाँ तक कि फर्स्ट एड किट तक की व्यवस्था नहीं। लोगों ने खंडाराम को उठाया और गरगोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहां उसकी गंभीर हालत को देखकर खिलाड़ी को रायगढ़ रेफर किया गया। उधर घनघोड़ा से रायगढ़ तक की झज्जर सड़क के कारण कबड्डी खिलाड़ी खंडाराम को अस्पताल पहुंचाने में 4.5 घंटे का समय लग गया। तमनार पार्टी घाट मार्ग पर रायगढ़ ले जाने के दौरान रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के ऊना पहुंचे, जहां उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कई और योजनाओं का उद्घाटन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु नानक को स्मरण करते हुए, गुरुओं का स्मरण करते हुए, मां चिंतपूर्णी के चरणों में नमन करते हुए धनतेरस और दीपावली से पहले हिमाचल को हजारों करोड़ रुपयों का उपहार देते हुए मुझे खुशी हुई। बिहार में बढ़ते डेंगू के कहर के बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अचानक गुरुवार की रात पीएमसीएच पहुंचे। तेजस्वी यादव ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया और डेंगू को लेकर डॉक्टरों से सारी जानकारी ली। तेजस्वी यादव ने पीएमसीएच के स्वास्थ्य कर्मियों की क्लास भी लगाई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में दवा की उपलब्धि बहुत कम है, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इस मामले में जांच करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव बोले, अगर कोई गलत पाया गया तो उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। तेजस्वी यादव ने
स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव प्रत्यय अमृत के साथ औचक निरीक्षण के लिए वहां पहुंचे थे। जिसके बाद तेजस्वी यादव बोले कि जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। हम जब तक जमीन पर नहीं उतरेंगे तब तक हमें जमीनी स्थिति का पता नहीं चल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए गुजरात की आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। कुछ घंटों के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। इस पर आप प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात के लोगों की जीत हुई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, गुजरात के लोगों की भारी दबाव के चलते उन्हें गोपाल इटालिया को छोड़ना पड़ा और गुजरात के लोगों की जीत। हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने हिजाब को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचलता था उन्होंने महिलाओं को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। आवश्यकता तो अपने मन को मजबूत करने की थी, परंतु सजा महिलाओं को दी गई। उनके सिर से लेकर पैर तक ढक दिए गए। ये सरासर नाइंसाफी है। पुरुष अपने मन को मजबूत करे और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दे। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए हिजाब बैन के खिलाफ अपील करने वाली याचिकाओं को खारिज किया। हालांकि बेंच के अध्यक्ष हेमंत गुप्ता इस मामले को अब मुख्य न्यायाधीश के पास भेज रहे और जब वे अब उसमें उचित बेंच का गठन करें। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जल जीवन मिशन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन एवं राज्य स्तरीय कार्यशाला के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखे गए हर घर जल के सपने को साकार करने की दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब तक प्रदेश के हर घरों में नालों से जल पहुंचाने में हम सफल रहे। आगे भी इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहेंगे। इस दिशा में बुरहानपुर कलेक्टर ने अच्छा काम किया। प्रदेश के अन्य कलेक्टर को भी उनके प्रयासों का अनुसरण करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान जल जीवन मिशन के सोशल ऑडिट के लिए तैयार किए गए जल दर्पण मोबाइल ऐप के सिंगल क्लिक के माध्यम से सीएम ने अनावरण किया। जल जीवन मिशन और अन्य विभागों के पदाधिकारियों के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यशाला अपने परिवार की कार्यशाला है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने दावा किया कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के खिलाफ बगावत की राह पर है। अपने इस दावे के पक्ष में मालवीय ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें गहलोत एक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम कोल इंडिया और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की सराहना करते दिखे। बीजेपी नेता ने दावा किया था कि कोई गलती न करे, गहलोत बगावत की राह पर है। राहुल गांधी की इच्छा के बगैर गौतम अडानी को आमंत्रित करने के बाद वे कठिन समय में राजस्थान की मदद करने के लिए कोल इंडिया और मंत्री प्रहलाद जोशी की तारीफों की फूल बांट रहे। तीसरी दफा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने गहलोत बीजेपी कट्टर आलोचक माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान उनके समर्थक विधायकों द्वारा की गई एक समांतर बैठक में कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनके रिश्तों में कड़वाहट लाई थी। उस समय गहलोत कांग्रेस पद की दौड़ में सबसे आगे थे। उनका मुकाबला शशि थरूर से होना था, लेकिन बाद में इकट्ठे घटनाक्रमों के बाद उन्होंने इस पद की दौड़ से खुद को अलग किया। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 19 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के ताऊ चंद्रमोहन का भी नाम शामिल किया। अब बीजेपी उम्मीदवार के ताऊ अपने भतीजों के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्व विधायक चंद्रमोहन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजन लाल के बड़े बेटे और बीजेपी नेता और भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई मोहन भाई हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 29वें स्टार प्रचारकों की में शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि गुजरात में कांग्रेस सत्ता में न आए। ये जंजराखा गांव से गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद शाह ने सभा को संबोधित किया।
संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस के लोग चतुराई से मतदाताओं को जाति और पंथ के आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कपटपूर्ण योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए और फंसना नहीं चाहिए। शाह ने लोगों को याद दिलाते हुए कहा कि महिलाएं पानी की बर्तन के चयन कैसे करती है, उसी तरह से किसी भी पार्टी के नेता को वोट देने से पहले मतदाताओं की इसकी साख और योग्यता की जांच करनी चाहिए। साथ ही गृह मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस ने कभी विकास कार्य नहीं किए, वे हमेशा जाति और राजनीति में लिप्त रही है और फूट डालो और राज करो की नीति पर सत्ता हथिया लेती है। शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया और बताया कि कैसे उन्होंने विकास पथ पर सबसे पहले गुजरात का नेतृत्व किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि राज्य में विकास कार्य जारी रहेगा। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही। प्रदेश में आप द्वारा बड़े बड़े दाव किए जा रहे हैं। इस बीच गुजरात के गिर सोमनाथ में आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद और आप गुजरात के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि गुजरात के लोगों ने दशकों तक कांग्रेस और बीजेपी को मौका देने के बाद इस चुनाव में आपको मौका देने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने गिर सोमनाथ जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को 35 साल और बीजेपी को 27 साल देने के बाद गुजरात के लोगों ने इस बार केजरीवाल को एक मौका देने का फैसला किया। इस दौरान आप सांसद ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। साथ ही उन्होंने जनता से कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी का उद्देश्य भ्रष्टाचार और गरीबी मिटाना है और अधिक से अधिक स्कूलों का निर्माण करने की योजना है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के भाजपा नेता तोजेंद्र बग्गा और मशहूर कवि कुमार विश्वास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कुमार विश्वास पर रोपड़ में केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुमार ने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया। उन्होंने इस बयान की वजह से पार्टी की छवि खराब हुई। केस दर्ज करवाने पर कहना था कि इस वजह से वे प्रचार करने गए तो उन्हें खालिस्तान समर्थक कहा गया। दिल्ली बीजेपी नेता तोजेंद्र बग्गा पर केजरीवाल के लेकर ट्वीट करने का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी को बग्गा को दिल्ली जाकर अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद से विरोध में बग्गा के परिवार ने दिल्ली में किडनैपिंग की शिकायत कर दी। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 जीतकर सत्ता पाने की जदोजहद में जुटी कांग्रेस परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली करके चुनावी शंखनाद फूकेगी। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की सोलन पिठोड़ो मैदान में 14 अक्टूबर को होने वाली रैली को परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली नाम दिया। इसकी तैयारियों को लेकर शिमला में आज पार्टी की अहम बैठक बुलाई गई। लंबे समय से कांग्रेस सोलन में आम आदमी पार्टी जनसभा को पुलिस ग्राउंड से करवाती रही है। इस बार पार्टी अपना कार्यक्रम थोड़ो ग्राउंड से करवा रही। शिमला संसदीय क्षेत्र से अधिकतर कार्यक्रम सोलन में होते हुए, क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र के बीच स्थित है। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सचिव संजय दत्त 2 दिन तक अलग अलग ब्लॉक और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक भी किया और इस दौरान सभी कांग्रेस नेता और उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं को रैली में लोगों को जाने के संबंधी भी लक्ष्य दिए गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अलावा आधे प्रदेश मामलों के सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली और राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी अलक्का लांबा भी तैयारियों में जायजा लिया और साथ ही कोटली और लांबा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी की तबीयत हुई खराब। दिल्ली के एम्स में बीजेपी नेता को भर्ती कराया गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बुधवार की सुबह एम्स में इलाज के लिए भर्ती किया गया। उन्हें ओल्ड प्राइवेट वार्ड में 301 में रखा गया। यहाँ उनका फिलहाल इलाज जारी है। तबीयत के बारे में जो कुछ भी जानकारी सामने आई है वो ये है कि सुशील कुमार मोदी को शरीर में कमजोरी महसूस हुई। सुशील कुमार मोदी दिल्ली के एम्स में चिकित्सक के पास गए थे।
डॉक्टरों ने जांच के बाद भर्ती होने की सलाह दी। इस पर अभी सामान्य स्थिति मानी जा रही है। सुशील कुमार मोदी एम्स में डॉक्टरों की देखरेख में। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य एम्स में भर्ती जरूर हुए, लेकिन ट्विटर पर बयान जारी कर हमला बोल रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू अध्यक्ष रणन सिंह के इस बयान को चुनौती दी कि गुजरात के गांधीनगर का निकाय चुनाव ओबीसी वर्ग को बिना आरक्षण दिए कराया गया। बिहार में एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आई। एक और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने जेडीयू के आरजेडी में विलय होने की बात कही, वही पार्टी पर जोरदार प्रहार भी किया। वही उपेंद्र कुशवाहा ने उनके आरोपों का पलटवार करते हुए विजय सिन्हा को इलाज कराने की हिदायत दे डाली। उपेंद्र कुशवाहा ने विजय सिन्हा को दिमागी हालत ठीक नहीं बताते हुए उन्हें तुरंत इलाज करवाने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उपचुनाव को लेकर कहा था कि जेडीयू अब नहीं होगी। विजय सिन्हा ने कहा था कि वह तो आरजेडी में विलय करने की जा रही है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले, वे तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। नीतीश कुमार अवसरवादी राजनीति करने वाले नेता हैं। उन्होंने भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाया। आम जनता सब देखती है, दोनों सीटों पर महागठबंधन को हरा दे। सिन्हा ने कहा कि ये लड़ाई दो विचारधाराओं की लड़ाई है। अपराध, भ्रष्टाचार, परिवारवाद को लाने वालों को जनता जवाब खुद देगी। दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाते हुए उन्हें तोहफा दिया और दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा मजदूरों को बढ़ा हुआ वेतन 1 अक्टूबर से लागू हुआ। दिल्ली सरकार ने राजधानी के अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया था। दिल्ली सरकार द्वारा मजदूरों की न्यूनतम वेतन में वृद्धि को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि से महंगाई से पीड़ित मजदूर वर्ग को राहत मिलेगी। साथ ही मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि दिल्ली सरकार देश में मजदूरों को सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी देती है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से सभी अनुसूचित रोजगार श्रेणियों में अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अन्य श्रमिकों को लाभ होगा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी की किसी भी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। सिसोदिया ने आगे कहा कि असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी पर कार्यरत लोगों को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलना चाहिए, जो आमतौर पर राज्य और केंद्रों के सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन और वायु प्रदूषण में कमी लाने को लेकर की जा रही पहलों को लेकर वर्चुअली समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में होने के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अलावा एनसीआर के राज्यों के पर्यावरण मंत्री भी शामिल हुए। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 2/3 से ज्यादा दिल्ली के बाहर के स्रोतों की भूमिका है। साथ ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सीएसई की पिछले साल की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण में केवल 31% दिल्ली के अंदर के स्रोत की भूमिका होती है। इसलिए दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एनसीआर के राज्यों को सभी जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सबसे पहले एनसीआर से दिल्ली आने वाले सभी सार्वजनिक वाहन सीएनजी या इलेक्ट्रिक पर चलने चाहिए। साथ ही एनसीआर राज्यों में भी दिल्ली की तरह पटाखों पर बैन होना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को निजी बैंक के विज्ञापन को लेकर नसीहत दिया, साथ ही अल्टीमेटम भी दिया। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी का एक विज्ञापन लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों नवविवाहित जोड़े के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस विज्ञापन में जब गृह प्रवेश का मौका आता है तो वधू के स्थान पर वर अपना पहला कदम बढ़ाता है और इस विज्ञापन में प्राचीन रीति रिवाज को लेकर भी सवाल उठाए। इसके चलते मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति दर्ज कराई। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनके पास उस मामले को शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने पूरे विज्ञापन को बारीकी से देखा।
साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभिनेता आमिर खान को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने आमिर खान को सलाह दी कि उन्हें विज्ञापन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के ऊना रेलवे स्टेशन से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में चलने वाली ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। हिमाचल प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले इस ट्रेन को शुरू किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 मार्गों पर गौरव यात्रा भी शुरुआत हुई, जिनमें एक यात्रा अहमदाबाद जिले से जंजरका गांव में संत सवैया नाथ मंदिर से शुरू हुई, जबकि 2 अन्य यात्राएं नवसारी जिले के वनस्पदा तालुका से उनाई माता मंदिर से शुरू हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के बहुराजी मंदिर और द्वारका से पार्टी की गौरव यात्रा की शुरुआत की। इस साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा 2 दिन के दौरान 5 यात्राएं शुरू करेगी, जो गुजरात के विभिन्न हिस्सों में होकर गुजरेगी। उल्लेखनीय है कि पहली गौरव यात्रा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 में सांप्रदायिक दंगों के बाद और राज्य विधानसभा चुनाव से पहले निकाली थी। दूसरी गौरव यात्रा वर्ष 2017 के राज्य चुनाव से पहले आयोजित की गई। जवाहरलाल नेहरू को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। इस जुबानी जंग में अब कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी कूदे और उन्होंने कहा कि भारत अब भी नेहरू की गलतियों को कीमत चुका रहा। किरेन रिजिजू ने यह बात कश्मीर के मुद्दों पर जवाहरलाल नेहरू पर परोक्ष रूप से हमले किए और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना किए जाने पर भी बात कही। उन्होंने कांग्रेस पर कई पलटवार किए। कांग्रेस ने कश्मीर मुद्दों पर नेहरू की आलोचना को लेकर मोदी पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि उन्होंने एक बार फिर तथ्यों की अनदेखी की है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार के संबंधों को फिर से शुरू करने की मांग की। इसको लेकर एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आम आदमी पार्टी आई। बीजेपी और कांग्रेस ने 12 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया। भारत सरकार के जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने के 2 दिन बाद पाकिस्तान से 7 अगस्त 2019 को भारत से व्यापार को रोक लगा दी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आपको पीपीपी पाक परस्त पार्टी कहा। पूनावाला ने ट्विटर पर कहा कि आम आदमी पार्टी का पाकिस्तानी प्रेम कांग्रेस पाक प्रेम जैसा है। सर्जिकल स्ट्राइक के सवाल पर उन्होंने बोला कि बालाकोट सबूत मांगता था, भारत पर पुलवामा का आरोप लगाया था। इस साल 14-15 जुलाई को बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने व्यापार फिर से शुरू करने की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार की मांग पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने पूछा कि जब भारत और पाकिस्तान में उच्चायुक्त नहीं है तो व्यापार कैसे संभव है। देश में इन दिनों केंद्रीय एजेंसियों की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही। देश के अलग अलग इन राज्यों की एजेंसियों की तरफ से आय से अधिक संपत्तियां मामले से जुड़ी जानकारी के आधार पर या फिर टैक्स चोरी जैसे मामले को लेकर छापेमारी की जा रही है। इनके लिए एजेंसियों की छापमार कार्रवाई पर कुछ राज्यों के नेता केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही। दिल्ली की केजरीवाल सरकार शराब नीति के मामले में केंद्रीय एजेंसियों की ओर से की जा रही कार्रवाई पर शिक्षा मॉडल को पेश करते हुए बीजेपी को घेरते नजर आई। वहीं अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी अरविंद केजरीवाल की राह पर चलते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से राज्य में की जा रही कार्रवाई को शिक्षा के मॉडल से जोड़कर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी अपनी सरकार की तरफ से की जा रहे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कामों का जिक्र करते हुए नजर आए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की रेड कुछ कारोबारियों, आईएएस ऑफिसरों और नेताओं पर भी हुई, जो अब भी जांच चल रही है।
सीएम बघेल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा कि आपकी ईडी हमारी ईडी को नहीं रोक पाएगी साहिब। शायद इस ट्वीट से सीएम बघेल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए सूबे की सियासत करवाई। छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया। प्रवर्तन निदेशालय की अलग अलग टीमों ने एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की। जांच एजेंसियों के निशाने पर ISCA समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों जो छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। ईडी ने जिन अधिकारियों पर शिकंजा कसा उनमें रायगढ़ के कलेक्टर रानू साहू, खनन विभाग के निदेशक IAS अधिकारी JP मौर्य और रायपुर के चिप्स के अधिकारी समीर विश्नोई और कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी समेत कई बड़े नेता शामिल। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में 4 करोड़ रुपए नकदी, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस और बीजेपी जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पूरी कार्रवाई को चुनाव से जोड़ दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर दिया कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो पार्टी के 50% पदों पर 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नियुक्तियों की संबंधी उदयपुर घोषणा के प्रस्ताव को लागू करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव में खड़गे के अलावा तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर भी उम्मीदवार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन सभी बातों को पूरी तरह से लागू करूंगा जो उदयपुर घोषणा में प्रस्तावित है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 50% सीट 50 साल से कम उम्र के लोगों को दी जाएगी, महिला, SC, ST और OBC के लोगों को, और मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि कोई व्यक्ति किसी भी पद पर 5 साल से अधिक का समय ना रह सके। नशा मुक्ति के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद MP पुलिस एक्शन में आई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नक्शे के अवैध कारोबार पर की गई कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन की सराहना की। साथ ही कहा कि नशे की कारोबारी और माफियाओं को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा, ये हमारा संकल्प है। फिलहाल मेरे साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।